दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। जीएसटी काउंसिल की 45th मीटिंग में बहुत सारे डिसीजंस लिए गए। काफी सारे चेंजेस जो हैं जीएसटी रेट्स को लेकर है। उसके अलावा भी और बहुत सारे चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं बाय द जीएसटी काउंसिल। तो सबसे पहली बात कि जीएसटी काउंसिल जो भी डिसीजंस लेती है वो रिकमेंडेटरी नेचर के होते हैं। दैट मीन्स वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये चेंजेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन इशू करेगी और जिस डेट से नोटिफिकेशन इशू करेगी, नोटिफिकेशन के अंदर जो डेट बताई जाएगी उस डेट से वो चेंजेस जो है बेसिकली एप्लीकेबल होंगे। तो बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि जैसे ही 45th मीटिंग ये कंक्लूड हुई है तो क्या जो जीएसटी रेट्स चेंज किए गए हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे? द आंसर इज नो। जब नोटिफिकेशन इशू की जाएगी ऑफिशियली, उसके बाद ही वो सभी चेंजेस एप्लीकेबल होंगे। तो 45th मीटिंग जो है लखनऊ में कंक्लूड की गई है, जिसमें काफी सारी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। जो मेजर रिकमेंडेशन है जीएसटी रेट्स के रिगार्डिंग, गुड्स के रिगार्डिंग, सर्विसेज के रिगार्डिंग जो जीएसटी रेट्स हैं, काफी बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। उसके अलावा और बहुत सारे चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो चेंजेस रिकमेंड किए गए हैं रिगार्डिंग जीएसटी लॉ। तो यहां पर जो रिकमेंडेशन दी गई है रिगार्डिंग जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर, तो उसमें सबसे पहली रिकमेंडेशन दी गई है जीएसटी आईटीसी 04 के रिगार्डिंग। तो इनिशियली 1 जुलाई 2017 से जीएसटी एप्लीकेबल किया गया है। उस डेट से लेकर आज तक जीएसटी आईटीसी 04 के रिगार्डिंग बेसिकली बहुत सारे प्रोसीजर जो है डिफिकल्टीज फेस की गई है बाय दी जीएसटी रजिस्टर्ड पर्संस। तो एक रिलैक्सेशन यहां पर दी गई है जीएसटी आईटीसी 04 को लेकर, जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक है, उनको आईटीसी 04 एनुअली फाइल करने की रिकमेंडेशन दी गई है। और जिनकी भी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनके लिए हाफ ईयरली, दैट इज इन 6 मंथ्स, वो जो है जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करेंगे। तो रूल 45 सब रूल 3 के तहत बेसिकली जीएसटी आईटीसी 04 फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंदर एक रिलैक्सेशन दे दी गई है। प्रेस रिलीज बेसिकली जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही इशू कर दी जाएगी। उसके अलावा जो एक और बड़ा बदलाव किया गया था कि जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी उसके रिगार्डिंग कहा गया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद जो आपकी नेट कैश लायबिलिटी होगी, उस नेट कैश लायबिलिटी पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा अगर आप डिले पेमेंट करते हैं, डिले रिटर्न फाइल करते हैं। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन बेसिकली जो है बताई गई है कि वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों ने इन एलिजिबल आईटीसी क्रेडिट अवेल किया है, जिसकी वजह से उनकी नेट कैश लायबिलिटी कम हो गई है, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट किया जाएगा एज पर एलिजिबल आईटीसी। और अगर इन एलिजिबल आईटीसी क्लेम किया है तो उस केस में आपको जो है 18% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना होगा उस पोर्शन के लिए, उस पार्ट के लिए जिसके लिए आपने इन एलिजिबल आईटीसी यूज किया। इन द स्पिरिट ऑफ अर्लियर काउंसिल डिसीजन, interest is to be charged only in respect of net cash liability, section 50 subsection 3 of GST Act to be amended retrospectively। तो इसके लिए सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 को अमेंड किया गया था रिट्रोस्पेक्टिवली with effect from 1st of July 17 to provide that interest is to be paid by a taxpayer on ineligible ITC availed and utilized and not on ineligible ITC availed। तो जो ineligible ITC आपने अवेल किया और उसको यूटिलाइज किया, उस पोर्शन के लिए आपको 18% का इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर मान लीजिए आपने सिर्फ अवेल किया, उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, आप सिर्फ
रिवर्सल करेंगे उस इनएलिजिबल आईटीसी का। तो जो मेजर जो अमेंडमेंट जो कि बेनिफिशियल है टैक्स पेयर के लिए, बहुत बार क्या होता है आप कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं, अवेल कर लेते हैं। क्लेम मींस, अवेल मींस आपने उसको जीएसटीआर 3B के अंदर जो है अपने क्रेडिट लेजर के अंदर शिफ्ट कर दिया, लेकिन वो आपने यूज नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, दैट मींस वो आपके क्रेडिट लेजर में पड़ा रहा। तो ऐसे में आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना होगा, आप सिर्फ इन एलिजिबल आईटीसी को रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इन एलिजिबल आईटीसी जीएसटीआर 3B के जरिए अवेल किया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया टुवर्ड्स योर टैक्स लायबिलिटी, तो उस केस में आपको इन एलिजिबल आईटीसी रिवर्स तो करना ही होगा, साथ में इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो एक मेजर चेंज है और अच्छा चेंज है। उसके बाद अनयूटिलाइज बैलेंस इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कैश लेजर may be allowed to be transferred between distinct person without going through the refund procedure subject to certain safeguard। तो यहां पर भी एक बड़ा बदलाव किया गया। मान लीजिए मेरे जीएसटीएन पर, मेरे पैन नंबर पर दो जीएसटी रजिस्टर्ड है, हरियाणा स्टेट के अंदर और दिल्ली स्टेट के अंदर, तो दोनों माने जाते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। लेकिन मान लीजिए मेरे हरियाणा स्टेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर सीजीएसटी बैलेंस है, आईजीएसटी कैश बैलेंस है, लेकिन दिल्ली स्टेट जीएसटी के अंदर मान लीजिए मेरी कोई लायबिलिटी है, तो मैं उस कैश बैलेंस को यूज नहीं कर पाता हूं। लेकिन अब मुझे एक फैसिलिटी दी जाएगी, अब मैं क्या कर सकता हूं, अपने सीजीएसटी और आईजीएसटी, यहां पर ध्यान रखें एसजीएसटी कैश लेजर की बात नहीं की गई है, सीजीएसटी कैश लेजर और आईजीएसटी कैश लेजर का बैलेंस अब आप एज ए डिस्टिंक्ट पर्सन अपनी दूसरी यूनिट में शिफ्ट कर पाएंगे, ट्रांसफर कर पाएंगे। तो ये भी एक अच्छा बदलाव है, एक अच्छी फैसिलिटी यहां पर दी जा रही है। उसके अलावा कुछ क्लैरिफिकेशन दी जाएगी, कुछ एम्बिग्यूटी जो बेसिकली रिमूव की जाएगी रिगार्डिंग लीगल डिस्प्यूट्स ऑन वेरियस इश्यूज। तो काफी सारे इश्यूज हैं जिन पर जो है बेसिकली लीगल डिस्प्यूट्स हैं, तो वो डिस्प्यूट्स बेसिकली आपके कोर्ट्स में जाते हैं, तो उन चीजों के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी। उसमें बताया गया क्लैरिफिकेशन ऑन स्कोप ऑफ इंटरमीडिएरी सर्विसेज, तो इंटरमीडिएरी सर्विसेज के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी। क्या क्लैरिफिकेशन होगी, नोटिफिकेशन जब इशू होगी तभी पता चल पाएगी। उसके अलावा क्लैरिफिकेशन रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म merely establishment of distinct person in condition 5 of section 2 subsection 6 of the IGST Act। तो सेक्शन 2 क्लोज 6 है जो आईजीएसटी एक्ट का, उसमें कोई कंडीशन नंबर 5 है जिसके अंदर merely establishment of distinct person वर्ड्स यूज किए गए हैं फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन इशू की जाएगी। A person incorporated in India under the Companies Act and a person incorporated under the law of any other country are to be treated as separate legal entities and would not be barred by condition 5 of subsection 6 of section 2 of the IGST Act 2017 for considering a supply of service as export of service। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है इंडिया के अंदर एज पर कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड है और वही व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में भी जो है रजिस्टर्ड है, तो ऐसे में वो दोनों अलग अलग व्यक्ति माने जाएंगे, सेपरेट लीगल एंटिटीज मानी जाएंगी, और जो है ये कंडीशन जो है कंडीशन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 6 अप्लाई नहीं होगी। क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इश्यूज, तो जीएसटी रिलेटेड जो इश्यूज है बेसिकली 1 जनवरी 21 से द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट and not the date of underlying invoice shall determine the relevant financial year for the purpose of section 16 clause 4 subsection 4 of CGST Act 2017। अगेन एक बहुत बड़ा चेंज है और अच्छा चेंज है। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपने कोई इनवॉइस इशू किया, आपने इनवॉइस इशू किया लेट से मान लीजिए जुलाई 20 में, तो ऐसे में जुलाई 20 के रिगार्डिंग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको पता है कि जो सितंबर 21 की जो ड्यू डेट होगी जीएसटीआर 3B फाइल करने की, उस
ड्यू डेट तक आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब इशू ये आता था कि मान लीजिए जुलाई 20 के रिगार्डिंग एक डेबिट नोट इशू किया गया, लेट से अप्रैल 21 के अंदर, तो अब उस डेबिट नोट का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके लिए कौन सी ड्यू डेट होगी क्लेम करने के लिए, कि वो जुलाई 20 से ही काउंट किया जाएगा या फिर अप्रैल 21 से। क्योंकि डेबिट नोट के रिगार्डिंग जो आपका इनवॉइस था, मान लीजिए जुलाई 20 में ओरिजिनल इनवॉइस इशू किया गया और अप्रैल 21 के अंदर उस ओरिजिनल इशू इनवॉइस के रिगार्डिंग डेबिट नोट इशू किया गया, तो अब जो कंडीशन लगेगी वो कौन सी डेट से लगेगी, ओरिजिनल इनवॉइस डेट से या फिर डेबिट नोट डेट से। तो ये एक कंफ्यूजन था, इसके रिगार्डिंग कहा गया कि इशुएंस ऑफ डेबिट नोट की जो डेट होगी वहां से वो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। तो किसी भी रिस्पेक्ट में आप कह सकते हैं कि जो डेबिट नोट का डेट होगा वो कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की बात है, रिवर्स करने की बात है, कोई भी बात है, उसके लिए डेट ऑफ डेबिट नोट रेलिवेंट होगी, ना कि डेट ऑफ ओरिजिनल इनवॉइस अंडरलाइंग इनवॉइस रेलिवेंट होगी। तो ये भी अच्छा बदलाव है। There is no need to carry the physical copy of tax invoice in a cases where invoice has been generated by the supplier in the manner prescribed under Rule 48 sub Rule 4 of the CGST rules. तो Rule 48 सब Rule 4 के अकॉर्डिंग अगर इनवॉइस इशू किया है तो फिजिकल इनवॉइस कैरी करने की जरूरत नहीं है। वो जो Rule 48 सब Rule 4 के अकॉर्डिंग जो इनवॉइस इशू किया है वो अपने आप में सफिशिएंट होगा। Only those goods which are actually subjected to export duty, on which some export duty has to be paid at the time of export, will be covered under the restrictions imposed under section 54 subsection 3 of CGST Act for availment of refund of accumulated ITC. तो बेसिकली सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शन इंपोज की गई है गुड्स के रिगार्डिंग, वो गुड्स जिन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्चुअली पे की गई हो वही रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी। उसके अलावा provision to be incorporated in CGST rules 2017 for removing ambiguity regarding procedure and time limit for filing refund of tax wrongfully paid as specified in section 77 subsection 1 of CGST Act, SGST Act and section 19 subsection 1 of IGST Act। तो जहां पर टैक्स आपने रॉन्गफुली गलत पे कर दिया है तो ऐसे में उसके रिफंड के रिगार्डिंग जो टाइम लिमिट है, जो प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग जो भी एम्बिग्यूटीज है, जो भी कंफ्यूजन्स है, वो रिमूव की जाएंगी बाय द नोटिफिकेशन। उसके अलावा कुछ प्रोसीजरल पार्ट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो है रिकमेंडेशंस दी गई है। आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड मैंडेटरी for being eligible for filing refund claim and application for revocation of cancellation of registration। तो बेसिकली जहां पर भी रिफंड क्लेम है या फिर कोई रिवोकेशन फाइल करना चाहता है जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था, तो उस केस में ये दोनों ही केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगी, तभी वो रिफंड क्लेम कर सकता है या फिर रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके अलावा जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस अभी तक नहीं लग रही थी, अब वो आपकी ऑटो पॉपुलेटेड रहेगी और कलेक्ट की जाएगी इन द नेक्स्ट जीएसटीआर 3 भी। तो बहुत सारे लोग जो सोच रहे थे जीएसटीआर 1 की पेनल्टी नहीं लग रही है, लेट फीस नहीं लग रही है, अब वो आपकी ऑटो पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी। Refund to be disbursed in the bank account which is linked with same PAN on which registration has been obtained। तो जो आपका रिफंड है उसी बैंक अकाउंट में आपको मिलेगा जिस पैन पर आपने जीएसटी नंबर लिया है और जिस पैन पर आपका बैंक अकाउंट लिंक होगा, तो दोनों में सेम पैन का होना जरूरी है, अदरवाइज आपका रिफंड क्लेम प्रोसेस नहीं किया जाएगा। उसके अलावा रूल 59 सब रूल 6 के अंदर जो कंडीशन लगाई गई थी, आप जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं जब तक आप जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करेंगे, उसको जो है अमेंड किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 22 टू प्रोवाइड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश जीएसटीआर 1 इफ ही हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न इन जीएसटीआर 3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। अभी तक 2 महीने की जीएसटीआर 3B आप फाइल नहीं करते थे तो जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाते थे, लेकिन अब इसको 1 महीने का ही समय दिया जाएगा। दैट मींस अगर आपकी लास्ट मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल नहीं हुई है तो आप जो है जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाए।
रूल 36 सब रूल 4 के अंदर भी जो है बदलाव किया जाएगा। बदलाव बेसिकली ये किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को जो है रूल 36 सब रूल 4 की वैलिडिटी पर जो है चैलेंज किया था, जिसमें कहा गया था बेसिकली कि एक्ट के अंदर और रूल्स के अंदर ये बात कहीं भी नहीं कही गई है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा वो जीएसटीआर 2A के बेसिस पर मिलेगा, जीएसटीआर 2B के बेसिस पर मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एक कंफ्यूजन थी, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर पहले से ही अमेंडमेंट कर दी गई थी, लेकिन अब रूल 36 सब रूल 4 को भी अमेंड किया जाएगा, जिसके अंदर कहा जाएगा कि अब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B। तो ये जो अभी तक स्टैंड ले रहे थे जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B, अब यहां पर उसको क्लियर किया जाएगा कि 2B के बेसिस पर आपको जो है आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। रूल 36 सब रूल 4 टू बी अमेंडेड once the proposed clause AA of section 16 subsection 2 is notified। तो जैसे ही सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का जो क्लोज AA है उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा, रूल 36 सब रूल 4 को भी अमेंड कर दिया जाएगा to restrict availment of ITC in respect of invoices debit notes to the extent the details of such invoices debit notes are furnished by the supplier in form GSTR 1 IFF facility and are communicated to the registered person in form GSTR 2B। तो बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज रहते थे जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B को लेकर, काफी सारे लोग जिन्होंने वैलिडिटी को भी चैलेंज किया था, अब यहाँ पर रूल 36 सब रूल 4 को अमेंड किया जाएगा और उसके अंदर बेसिकली रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाएगी कि 2B के बेसिस पर ही आपका जो क्लेम है वो आपको दिया जाएगा। तो ये बेसिकली जितनी भी रिकमेंडेशंस है ये जब तक ऑफिशियली नोटिफाई नहीं की जाएंगी थ्रू नोटिफिकेशन, थ्रू प्रेस रिलीज, थ्रू ऑर्डर्स, तब तक ये जो है एप्लीकेबल नहीं होंगी। इसके अलावा बहुत सारे रेट्स के अंदर चेंजेस किए गए हैं। हम ईच एंड एवरी रेट्स को तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से यह जो प्रेस रिलीज है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके केस में कौन सी गुड्स में कौन सा बदलाव किया गया है। तो सर्टेन गुड्स है जिनके अंदर जीएसटी रेट्स चेंज किया गया है, हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको भी एक आइडिया हो जाए किन किन गुड्स के अंदर बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले कोविड-19 के रिगार्डिंग जो रिलीफ मेजर्स हैं वहां पर जीएसटी रेट्स को जो है चेंज किया गया है, वहां पर रिलीफ दी गई है। बेसिकली काफी सारी जो मेडिसिन है, ड्रग्स हैं, उनके अंदर जो है जीएसटी रेट्स को नील किया गया है या फिर 5% की टैक्स ब्रैकेट में लाया गया है। तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन है जिनको नील रेट या फिर 5% की टैक्स ब्रैकेट में रखा गया है अप टू 31 दिसंबर 21। तो ये आपको ध्यान रखना है, 31 दिसंबर 2021 तक ये जीएसटी रेट्स रहेंगे इन गुड्स के रिगार्डिंग। उसके अलावा रिडक्शन ऑफ जीएसटी रेट टू 5%, 5% का जीएसटी रेट्स रिड्यूस किया गया है अप टू 31 दिसंबर 21 इन सभी केसेस में। तो जहां पर ये गुड्स है तो वहां पर जीएसटी रेट्स रहेगा 5%। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपके केस में जिन भी गुड्स में आप डील करते हैं आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेजर रिकमेंडेशन दी गई है जीएसटी रेट चेंज इन रिलेटेड टू गुड्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो कुछ रेट्रोफिटमेंट किट्स फॉर व्हीकल यूज्ड बाय द डिसेबल्ड, यहाँ पर 5% का टैक्स रेट रखा गया है। फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स फॉर स्कीम्स लाइक आईसीडीएस, यहाँ पर 18% से 5% जीएसटी रेट की गई है। मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर 12% से 5% की गई है। बायोडीजल सप्लाइड टू ओएमसीज फॉर ब्लेंडिंग विद डीजल्स 12% से 5% जीएसटी रेट्स की गई है। तो काफी सारे यहाँ पर जो है गुड्स है बताई गई है जिनके अंदर जो है टैक्स रेट्स चेंज की गई है, डिक्रीज भी की गई है, रिड्यूस भी की गई है और इंक्रीज भी की गई है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जो है 5% से 18% की गई है, 5% से 12% की गई है, 5% से 18% की गई है। तो काफी सारे जीएसटी रेट्स रिड्यूस किए गए हैं, काफी सारे जीएसटी रेट्स इंक्रीज किए गए हैं। तो ये बेसिकली आपको देखना होगा आप किन गुड्स में डील करते हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो रेट चेंज किए गए हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है, काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि सर ये जीएसटी रेट्स कब से चेंज होंगे। तो मैं अगेन आपको बार बार बता रहा हूं, जब तक ऑफिशियली प्रेस रिलीज या ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब तक इशू नहीं होगी, नोटिफिकेशन इशू होने के बाद जो डेट बताई गई होगी उस डेट से आपके जीएसटी रेट्स चेंज होंगे। उसके अलावा कुछ और चेंजेस किए गए हैं गुड्स के अंदर। तो सबसे बड़ा जो चेंज यहाँ पर किया गया है, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो गुड्स कवर होती है उसके अंदर मेंथा ऑयल को भी इंक्लूड किया गया है।
तो सप्लाई ऑफ मेंथा ऑयल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन ब्रॉट अंडर रिवर्स चार्ज. फर्दर काउंसिल हैज आल्सो रिकमेंडेड दैट export of mentha oil should be allowed only against LUT and consequential refund of input tax credit. तो अगर मेंथा ऑयल का एक्सपोर्ट भी किया जाएगा तो LUT के अगेंस्ट अलाउ किया जाएगा और उसके बाद जो है रिफंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग दिया जाएगा. उसके अलावा ब्रिक के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है स्पेशल कंपोजिशन स्कीम लाई जाएगी, जिसमें कहा गया है 1 अप्रैल 2022 से ब्रिक पर जो है 2 जीएसटी रेट रखी जाएंगी, 6% विदाउट आईटीसी और 12% विद आईटीसी. तो ये जो 2 जीएसटी रेट्स हैं ब्रिक्स के केस में 1 अप्रैल 2022 से रिकमेंड की जा रही हैं. ब्रिक वुड अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 6% विदाउट आईटीसी अंडर द स्कीम. जीएसटी रेट ऑफ 12% विद आईटीसी वुड अदरवाइज अप्लाई टू ब्रिक्स. तो ये जो है ब्रिक्स के रिगार्डिंग. उसके अलावा फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर भी बेसिकली कुछ मेजर बदलाव किए जा रहे थे. जैसा कि आपको पता है फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अप्लाई होता है, तो कुछ जीएसटी रेट्स को बदलाव किए जाने की बात की जा रही थी. अब उसको डेफर किया गया है. कहा जा रहा है 1 जनवरी 2022 से जो है उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा. जीएसटी रेट चेंजेस इन ऑर्डर टू करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर as was discussed in earlier GST council meeting was deferred for an appropriate time will be implemented with effect from 1 January 2022. उसके अलावा जो केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन डायरेक्शन दी थी बेसिकली कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाए, तो इसके रिगार्डिंग काफी सारा डिस्कशन किया गया है और कहा गया है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अभी जीएसटी में लाने का सही टाइम नहीं है, इसको एप्रोप्रिएट टाइम पर ही जीएसटी के दायरे के अंदर लाया जाएगा. तो इन टर्म ऑफ रिसेंट डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑफ केरला द इश्यू ऑफ specified petroleum products should be brought into ambit of GST was placed for consideration before the council. After due deliberation, the council was of the view that it is not appropriate to do so at this stage. तो इस स्टेज पर अभी जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जाएगा. उसके अलावा कुछ स्कोप ऑफ एग्जम्पशंस को जो है बेसिकली चेंज किया गया है. चेंजेस इन रिलेशन टू रेट्स एंड स्कोप ऑफ एग्जम्पशन ऑन सर्विसेज. तो सर्विसेज के रिगार्डिंग जीएसटी रेट्स को चेंज किया गया है और कुछ एग्जम्पशन जो है उनका स्कोप जो है चेंज किया गया है. तो यहाँ पर काफी सारे जो जीएसटी रेट्स हैं उनको 18% से नील किया गया है इन केस ऑफ सर्विसेज. तो आप देख सकते हैं आपके केस में कौन सी सर्विसेज एप्लीकेबल है. सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरिजेज ऑन पेमेंट ऑफ फीस. तो जो गुड्स कैरिजेज को नेशनल परमिट लेने के लिए फीस की पेमेंट करनी होती थी, तो उस पर जो जीएसटी रेट्स है वो 18% से नील कर दिया गया है. स्किल ट्रेनिंग फॉर विच गवर्नमेंट बियर्स 75% और मोर ऑफ द एक्सपेंडिचर. तो जहां पर स्किल ट्रेनिंग्स है जिसपे 75% एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है, तो उस केस में जीएसटी रेट 18% से नील कर दिया गया है. इनिशियली ये जो है एग्जम्प्टेड था, 100% जो है गवर्नमेंट फंडिंग करती थी, उन्हीं केसेस पे जो है जीएसटी रेट को नील किया गया था. लेकिन अब कहा गया है जहां पर 75% अगर गवर्नमेंट खर्चा करती है वहां पर भी जो है जीएसटी रेट नील रखा जाएगा. उसके अलावा सर्विसेज रिलेटेड टू एएफसी वुमेन एशिया कप 22, तो 2022 में जो एएफसी वुमेन एशिया कप होगा उसके रिगार्डिंग जो सर्विसेज होंगी उनके केसेस में भी जो जीएसटी रेट्स है वो नील एप्लीकेबल होगा. पहले 18% था, अब जो है 0 रहेगा. उसके अलावा कुछ इंक्रीज किए गए हैं 12% से 18%. तो जहां पर लाइसेंसिंग सर्विसेज है द राइट टू ब्रॉडकास्ट एंड शो ओरिजिनल फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम्स टू ब्रिंग पैरिटी बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग सर्विस. तो इन केस में 12% से 18% जीएसटी रेट कर दिया गया है. प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विस ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया वेदर कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर. यहाँ पर भी जो है 12% से 18% का जीएसटी रेट कर दिया गया है. उसके अलावा एग्जम्पशन ऑन लीजिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक बाय आईआरएफसी टू इंडियन रेलवेज विथड्रॉन. तो जो है एग्जम्पशन विथड्रॉ कर ली गई है इन केस ऑफ आईआरएफसी जो है रोलिंग स्टॉक को लीज पर देती है इंडियन रेलवेज को, वो एग्जम्पशन अब जो है विथड्रॉ कर ली गई है. तो दैट मींस अब जो है जीएसटी रेट्स एप्लीकेबल होगा. उसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के केस में किया गया है. तो जो बार बार बात की जा रही थी जोमेटो और जो स्विगी को जो है जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा, तो यहाँ पर कहा गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर बीइंग मेड लायबल टू पे टैक्स ऑन फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू देम, रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू इट विद सम एक्सेप्शंस. तो वो एक्सेप्शंस क्या होंगे ये तो नोटिफिकेशन बताएगी, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर रेस्टोरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अब वो जीएसटी के दायरे में आ जाए.
transport of passengers by any type of motor vehicle through it with effect from 1st of January 22। तो 1 जनवरी 2022 से जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो अभी तक जीएसटी के दायरे में नहीं थे वो भी जीएसटी के दायरे में लाए जाएंगे इन केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स। उसके अलावा सर्टेन रिलैक्सेशंस हैव बीन गिवन मेड इन conditions relating to IGST exemptions relating to import of goods on lease, whether GST is paid on the lease amount, so as to allow this exemption even if such goods are transferred to a new lessee in India upon expiry or termination of lease and the lessor located in SEZ or pay GST under forward charge। तो बेसिकली जहां पर आपको कोई गुड्स जो है आप इंपोर्ट कर रहे हैं लीज पर, तो ऐसे में वहां पर जो है जीएसटी जो है लीज अमाउंट पर पे किया जाएगा। उसके रिगार्डिंग जो है जो आईजीएसटी की एग्जम्पशंस है वहां पर जो कंडीशंस है उनमें जो है रिलैक्सेशन दी गई है। क्लैरिफिकेशन इन रिलेशन टू जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स, तो जीएसटी रेट्स के रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन इशू की गई है। तो जैसे प्योर हेना पाउडर एंड पेस्ट हैविंग नो एडिटिव्स अट्रैक्ट 5% जीएसटी रेट अंडर चैप्टर 14। ब्रूअर्स पेंट ग्रेन बीएसजी ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स विद soluble DDSGS and other such residues falling under HS codes 2303 attract GST rates at the rate of 5%। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ गुड्स हैं जिनके HSN आपको बताए गए हैं, चैप्टर्स आपको बताए गए हैं, जहां पर एक कंफ्यूजन रहता है आपको वहां पर कुछ क्लियरिटी आपको दी गई है। तो बेसिकली ये जो है बड़े बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। कुछ एग्जम्पशन जो है वो उनका स्कोप जो है वो चेंज किया गया है। तो इसके रिगार्डिंग आप जो है ये प्रेस रिलीज डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपके केस में चेंजेस एप्लीकेबल है उनके रिगार्डिंग जो भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।